स्वागत है आपका लेक्चर 9 इकोनॉमिक्स फॉर CDS एंड CAPF AC। ठीक है, तकरीबन 50-60% इसका लेक्चर कवर हो चुके हैं और इसके बाद आपके अराउंड 4-5 लेक्चर्स और होंगे। आज 16 है तो यू डन बाय 21 तक हम कंटिन्यूस लेक्चर्स कवर करके पूरा का पूरा ये जितना भी कंटेंट है इकोनॉमिक्स का इसको कवर कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने बैंकिंग इन इंडिया के बारे में पढ़ा है ना, हमने बैंक्स के टाइप्स वगैरह वो सब कवर कर लिए थे। अब ऐसा करते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर बात कर देंगे बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया की। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है नरसिम्हम कमेटी 1991। ये कमेटी जो है इसके हेड थे मिस्टर M नरसिम्हा, ठीक है, जो कि 30th गवर्नर थे RBI के। इस कमेटी को अपॉइंट किया गया था जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था ना, तो उसी के लिए भाई इस कमेटी को अपॉइंट किया गया था। बेसिकली इसको सेटअप किया गया था तो कि एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए। कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस इस कमेटी के जो आ जाते हैं, जैसे कि इसमें एक तो आ जाता है कि भाई रिडक्शन होना चाहिए CRR और SLR में, पहली बात तो ये। उसके बाद इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन की बात भी इन्होंने की। कमेटी ने ये ऑब्जर्व किया कि जो प्रिवेलिंग स्ट्रक्चर एडमिनिस्टर्ड रेट्स का आ रहा है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसके साथ साथ रिजिड भी है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इसको डीरेगुलेट किया जाना चाहिए ताकि जो इमर्जिंग मार्केट कंडीशन है उनको रिफ्लेक्ट किया जा सके। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी वार्निंग दी कि इंस्टेंट डीरेगुलेशन नहीं होना चाहिए, ग्रेजुअल डीरेगुलेशन आपका एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में होना चाहिए। दूसरा आता था स्ट्रक्चरल रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक्स, यानी कि कमेटी ये भी मानती थी कि स्ट्रक्चर जो है उसमें आपके 3 से 4 बैंक्स आने चाहिए इंक्लूडिंग SBI। इनको जो है इंटरनेशनल बैंक बनाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है, 8 से 10 नेशन वाइड बैंक्स होने चाहिए जिनका एक नेशन वाइड नेटवर्क होना चाहिए ब्रांचेस का, जो कि यूनिवर्सल बैंकिंग में इन्वॉल्व हो। लोकल बैंक ऑपरेशंस जो है वो जनरली आपके स्पेसिफिक रीजन तक होने चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक रीजन के लिए लोकल बैंक्स होने चाहिए। नेशन वाइड 8 से 10 बैंक होना चाहिए और आपकी कम से कम 3 से 4 बैंक है वो आपके इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए इंडिया के। ठीक है, रूरल बैंक्स यानी कि जिनमें RRBs भी आ जाते हैं, वो रूरल एरियाज में वर्क करेंगे प्रीडोमिनेटली एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज की फाइनेंसिंग के लिए। फर्दर उन्होंने ARF ट्रिब्यूनल के एस्टेब्लिशमेंट की बात भी कही। कमेटी ने ये रिकमेंड भी किया कि एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड यानी कि ARF ट्रिब्यूनल जो है ये हमारा बैड और जो डाउटफुल लोन्स होते हैं, बैड एंड डाउटफुल लोन्स जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए, है ना, उनको बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो सारे बैड और डाउटफुल एसेट्स जो बैंक्स के होते हैं उनको फेस्ड मैनर में एक स्मूथ और इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए ARF को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कमेटी ने यह भी सजेस्ट किया स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाने जाने चाहिए इसको रिकवर किया जा सके। ठीक है, फिर आ जाता है अलोइंग बैंक्स टू रेज कैपिटल। तो कमेटी ने यह भी रिकमेंड किया कि जो प्रॉफिटेबल बैंक्स हैं और बैंक जिनकी अच्छी खासी रेपुटेशन है उनको कैपिटल रेज करने के लिए अलाउ कर देना चाहिए कि भाई आप पब्लिक से कैपिटल रेज कर सकते हैं कैपिटल मार्केट के थ्रू। बाकी बैंक्स के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट जो है उनको उनकी कैपिटल सब्सक्राइब करनी चाहिए या फिर एक लोन देना चाहिए जिसको एक सबऑर्डिनेट एक्ट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए ताकि अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी कर ले। फिर कुछ सालों बाद नरसिम्हम कमेटी 2 आई। ये भी भाई सेम कमेटी थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसका गठन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर M नरसिम्हन इन 1998। इसका एम था कि भाई जो बैंकिंग रिफॉर्म्स 1991-1992 में आए थे उनके बाद में क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, तो उसको देखती है। प्लस इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फर्दर स्ट्रेंथन भी करना है। तो इस कमेटी की जो रिपोर्ट है ना वो बैंक्स के साइज हो गया, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हो गया, ऐसे इश्यूज पर फोकस थी। उन्होंने बोला नीड फॉर अ स्ट्रॉन्गर बैंकिंग सिस्टम, है ना। उन्होंने बोला कि भाई जो आपके स्ट्रॉन्गर बैंक्स है ना उनका मर्जर किया जाना चाहिए जिससे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट होगा इंडस्ट्री पे। प्लस इन्होंने ये भी सपोर्ट किया कि 2 या 3 जो लार्ज स्ट्रॉन्ग बैंक्स है ना उनको इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल प्लेटफॉर्म देना चाहिए। स्ट्रिक्टर नॉर्म फॉर NPAs, यानी कि इन्होंने बोला कि कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उनके जो आपके NPAs हैं, है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, वो 20% टोटल अमाउंट ऑफ देयर एसेट की पहुंच चुके हैं।
तो इन बैंक्स की सक्सेसफुल रिहेबिलिटेशन के लिए कमेटी ने रिकमेंड किया कि नैरो बैंकिंग का कंसेप्ट लागू किया जाना चाहिए। इसके हिसाब से वीक बैंक जो है वो अपने फंड्स को शॉर्ट टर्म और रिस्क फ्री एसेट्स में ही रखेंगे। उसके बाद में ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ग्रेटर ऑटोनॉमी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को दी जानी चाहिए ताकि वो एक इक्विवेलेंट प्रोफेशनलिज्म से इंटरनेशनल काउंटर पार्ट्स के बराबर काम कर सकें। कमेटी ने ये भी रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इक्विटी है नेशनल बैंक्स में वो 33% तक रिड्यूस कर दी जाए। आरबीआई जो है अपनी सीट्स को छोड़ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से जो कि इन बैंक्स की पोजीशंस पर है रिव्यू कर रहे फंक्शंस बैंक्स के बोर्ड्स का, और उसके साथ साथ एक स्पेसिफिक व्यू लेके आया जिसमें शेयर होल्डिंग वैल्यू को मैक्सिमाइज किया जाए, इनहेंस किया जाए, वैल्यू वैल्यू फॉर्मुलेशन बेसिकली किया जाए, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के तहत इन बैंक्स को चलाया जाए और गवर्नमेंट की हिस्सेदारी इनमें कम की जाए, है ना। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स की बात की जाए तो इनहेरेंट स्ट्रेंथ इंडियन बैंकिंग सिस्टम की इंप्रूव करने के लिए कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट को प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल एडिक्वेसी जो नॉर्म्स हैं उनको रेज करना चाहिए ताकि बैंक्स की जो रिस्क एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, यानी कि जो बैंक्स की रिस्क लेने की क्षमता है वो बढ़ाई जा सके, है ना। कमेटी ने ये बोला कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो 9% बढ़ाना चाहिए आपका सन 2000 तक, और उसके बाद 10% बढ़ाया जाना चाहिए सन 2002 तक। कमेटी ने रिकमेंड किया कि भाई पेनल प्रोविजन उन बैंक्स पे लगाए जाने चाहिए जो ऐसी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर पा, ठीक है। फिर बाद में कुछ और बहुत सारी और कमेटीज आती हैं, उषा थोराट कमेटी और बाकी सब, लेकिन उसमें ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, उनको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के थ्रू कर सकते हैं। अब उसके बाद एक कंसेप्ट आता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, जिसकी हम बात कर रहे थे। एनपीए को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है। ये हमारे वो लोन्स होते हैं जो किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी ने किसी को दिए हैं जिसपे रिपेमेंट आना बंद हो चुका है, ना तो रिपेमेंट आ रही है, या जो ईएमआईज हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, वो भी टाइम पर नहीं की जा रही हैं। जनरली बोला जाए तो एनपीए हमारा किसी भी बैंक का ऐसा एसेट होता है जो अब किसी तरह की इनकम प्रोड्यूस बैंक के लिए नहीं कर रहा है। बैंक क्या करता है भाई, बैंक लोन देता है, उस लोन पे भाई हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, तो वो लोन बैंक के लिए एसेट का काम करने लगता है। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, है ना। तो एनपीए एक ऐसा एसेट होता है बैंक का जो इनकम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। एक बार बोरोवर अगर किसी तरह की इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पेमेंट 90 दिनों तक नहीं कर रहा है लगातार, तो लोन को जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में डाल दिया जाए। लेकिन एग्रीकल्चर की टर्म्स में, फार्म लोन्स की टर्म में एनपीए को कुछ अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लोन आ जाता है। इसमें किसी लोन को एनपीए की कैटेगरी में तब डाला जाता है कि जब लोन या फिर उसकी इंस्टॉलमेंट, या फिर ये तो या तो उसकी इंस्टॉलमेंट या फिर उसका जो इंटरेस्ट है ना, उसको अपने 2 क्रॉपिंग सीजन तक पे नहीं किया है, तो उसको एनपीए माना जाएगा। जैसे कि एग्री लोन्स आपके चावल के ऊपर आ जाते हैं, ज्वार बाजरा के ऊपर आ जाते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स के लिए जो आपका ये पूरा सिस्टम रहता है 2 क्रॉपिंग सीजन के लिए 1 क्रॉप सीजन तक लागू कर दिया जाता है फ्रॉम द ड्यू डेट। स्टैंडर्ड एसेट की बात की जाए तो मतलब जब बोरोवर रेगुलरली क्या कर रहा है भाई, बंदा टाइम पे पेमेंट कर रहा है अपने लोन्स की, इंटरेस्ट की, वो सबको, तो उसको स्टैंडर्ड एसेट बोला जाता है कि भाई बंदा कमाऊ है, कमा के दे रहा है ना। तो बैंक्स को फर्दर आपका कुछ और कैटेगरीज एनपीएस की बना देते हैं वो लोग, मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को वो फर्दर 3 कैटेगरीज में डाल देते हैं उनके पीरियड के बेसिस पे, है ना। किस टाइम पीरियड के हिसाब से इनको चुकाया जा रहा है या नहीं चुकाया जा रहा है, कितने टाइम के लिए एसेट आपका नॉन परफॉर्मिंग रहा है, और उसकी रिलायजेबिलिटी ऑफ द ड्यूज की डेट बेसिस के हिसाब से। तो जैसे इसमें स्पेशल मेंशन अकाउंट आ जाता है, अगर बोरोवर 90 दिनों तक पे नहीं कर रहा है, यानी कि एक पूरा क्वार्टर 3 महीने तक बंदा पे नहीं कर रहा है, तो लोन हमारा एनपीए बन जाएगा और उसको स्पेशल मेंशन अकाउंट बोला जाए। दूसरी तरफ सब स्टैंडर्ड एसेट्स आ जाते हैं। सब स्टैंडर्ड एसेट हमारा वो रहता है जिसमें आपका 90 दिनों से तो ज्यादा रहता है ना, लेकिन 12 महीनों से कम, इतना भाई जो हमारा रहता है, इस ड्यूरेशन का जो रहता है लेस देन इक्वल टू 12 मंथ आ जाता है, वो जो हमारा है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रखते हैं। ऐसा जो भी एसेट आपका होता है, वेल डिफाइंड क्रेडिट वीकनेसेस होती है उसके अंदर, वो जो पूरा लिक्विडेशन डेब्ट का क्या कर देता है, जेपरडाइज कर देता है। और इसकी डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि बैंक को जो है
कुछ लॉस का सामना करना पड़ेगा अगर डेफिशिएंसीज को नहीं सुधारा गया। फिर आ जाता है डाउटफुल एसेट्स। एक ऐसा एसेट जिसको डाउटफुल कैटेगरी में रखा जाता है अगर वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में 12 महीने तक रहता ही रहता है, यानी कि 12 महीने उसने पूरे कर लिए हैं, तो ऐसे लोन को हम लोग क्या बोलते हैं, डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में रख देते हैं। यानी कि इसके अंदर काफी ज्यादा वीकनेसेस हैं, है ना, इसीलिए हमने इसको सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में डाला था। प्लस इसके अंदर कुछ एडिड कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाते हैं कि भाई जो वीकनेसेस है, यानी कि कलेक्शन इसका प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, लिक्विडेशन जो है इसका फुल में है, यानी कि करंटली नोन फैक्ट्स के बेसिस पे कंडीशंस और वैल्यूज को देखते हुए ये बहुत हाईली क्वेश्चनेबल है, इम्प्रूवेबल है, किसको चुकाया जाएगा। क्लास में आता है लॉस एसेट। हमारा वो एसेट होता है जो जिसको बैंक के द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया गया है। बैंक के इंटरनल या फिर एक्सटर्नल जो ऑडिटर्स हैं आरबीआई के, उन्होंने इंस्पेक्शन कर लिया है और इस पूरी अमाउंट को राइट ऑफ तो नहीं किया गया इंटायरली, है ना, लेकिन ऐसे एसेट को जनरली आपका अनकलेक्टिबल माना जाता है, लिटिल वैल्यू का माना जाता है, क्योंकि भाई जो बैंकेबल एसेट होता है वो तो आपका टाइम पे पेमेंट कर रहा है, लेकिन ये जो बैंकेबल एसेट है इसकी वैल्यू वारंटेड नहीं है, यानी कि अब इससे रिकवरी वैल्यू बिल्कुल भी निकलनी पॉसिबल नहीं। फिर आ जाते हैं रेपो रेट पे। रेपो रेट को हम रेट ऑफ रीपरचेज के नाम से भी जानते हैं, है ना, यानी कि जिस पे कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से बोरो करते हैं। आप आरबीआई से उधार ले रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स क्या कर रहे हैं, आरबीआई से पैसा ले रहे हैं, हाँ बोरो कर रहे हैं, है ना, इसको कहते हैं भाई आपके रेपो रेट। यानी कि आरबीआई क्या करता है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बैंक्स को देता है, शॉर्ट टर्म कैश देता है, बदले में इनसे गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज और टी बिल्स जो रहते हैं उनको गिरवी रख लेता है ना। तो इसलिए अगर सिंपल सा प्रोसेस आता है कि भाई अगर आपकी रेपो रेट बढ़ जाती है तो क्या होगा, आरबीआई से पैसा लेना एक्सपेंसिव हो जाएगा बैंक्स के लिए। मतलब ये ब्याज की तरह ही तो है ना, जो भाई आप आरबीआई से पैसा उधार ले रहे हो तो बदले में आरबीआई को आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो अगर रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ा दी तो मतलब आरबीआई से पैसा लेना महंगा हो जाएगा। तो बैंक्स क्या करेंगे, आरबीआई से थोड़ा सा कम उधार लेंगे। अब कम उधार लेंगे तो बैंक्स जो है वो थोड़ा कम लोन जनरल पब्लिक को, हाउस होल्ड वगैरह को देंगे। इससे क्या होगा कि मार्केट में मनी की सप्लाई हो जाएगी, तो है ना। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अभी रिसेंटली रेपो रेट को आरबीआई ने अनचेंज रखा है, उसमें ना कोई घटाया है उसको, ना उसको बढ़ाया है ना। तो रेपो रेट का डायरेक्ट रिलेशन आपका इंटरेस्ट रेट्स और बैंक्स के साथ देखा जा सकता है, और जो कि बैंक्स हम लोगों को चार्ज करते हैं लोन्स वगैरह देने के लिए। अब इसका अपोजिट आ जाता है रिवर्स रेपो रेट। ये वो रेट होती है जिसपे आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई बोरो कर रहा है कमर्शियल बैंक से, है ना, आरबीआई बोरो कर रहा है कमर्शियल बैंक से। कैसे, ये अपनी जो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं या टी बिल्स वगैरह होते हैं उनको गिरवी रख देता है कमर्शियल बैंक्स के पास में। तो अगर रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी हो रही है ना, रिवर्स रेपो रेट अगर आपका बढ़ रहा है तो मतलब कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा इंसेंटिव दिए जा रहे हैं कि भाई आप अपना पैसा आरबीआई के पास में क्या करिए, आरबीआई के पास रखिए, बदले में आरबीआई आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट के साथ से पेमेंट करेगा। जैसे कि हम अगर बैंक के पास पैसा रखते हैं तो बैंक हमको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट देता है ना, 2%, 3%, 4% जो भी देता है। तो बैंक को अगर हमसे ज्यादा पैसा चाहिए होता है ना, बैंक बोल देता है कि भाई आप अपना पैसा हमारे पास डिपॉजिट कराइए, आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगी। तो भाई लोग खर्च कम कर देते हैं और बैंक के पास पैसा ज्यादा जमा करा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि भाई मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो आपकी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रख रहा है। तो आरबीआई ये मेथड अपनाता है जब उसको मार्केट में से पैसा निकालना होता है, ठीक है। और वही अगर आपकी रिवर्स रेपो रेट कम हो जाती है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई अब कमर्शियल बैंक्स को जो इंसेंटिव्स है वो कम मिल रहे हैं, यानी कि आरबीआई के पास पैसा रखने में उनको कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। तो फिर वो पैसा क्या करेंगे, वो पैसा आप मार्केट में वो डालना स्टार्ट कर देंगे, लोगों को लोन्स वगैरह देंगे ताकि उनसे इंटरेस्ट कमाया जा सके, तो मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो इसका भी डायरेक्ट बेयरिंग इंटरेस्ट रेट पर देखा जा सकता है, जो बैंक चार्ज करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर देखा जा सकता है, और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लोन पर साफ साफ देखा जा सकता है। अब कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाते हैं, लाइक सबसे पहले व्हाइट लेवल एटीएम आ जाता है। व्हाइट लेवल एटीएम या फिर व्हाइट लेवल ऑटोमेटेड टेलर मशीन, WLA जो रहते हैं, इनको ओन किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है नॉन बैंकिंग एंटिटीज के द्वारा, ठीक है। यानी कि जो व्हाइट लेवल एटीएम्स होते हैं ना, इनसे कस्टमर, किसी भी बैंक का कस्टमर जो है वो पैसा विड्रॉ कर सकता है, लेकिन उसको फी नहीं देना पड़ेगा सर्विसेज के लिए। ये जो व्हाइट लेवल ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स होती है ना, इन पे किसी का लोगो डिस्प्ले नहीं किया जाता पर्टिकुलर बैंक का, और ये जनरली नॉन ट्रेडिशनल प्लेसेस में लगाई जाती है।
शेडो बैंक्स आ जाते हैं। शेडो बैंक्स का मतलब वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि बैंक्स की तरह फंक्शन तो कर रही हैं लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन से आउटसाइड है। यानी कि ये क्विक सोर्स ऑफ क्रेडिट की तरह काम करता है जो कि लोगों को तुरंत पैसा उपलब्ध कराता है। लेकिन इनको क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि इसकी वजह से आपका क्या होता है, एक मार्केट में बबल क्रिएट हो जाता है। यानी कि मार्केट में चारों तरफ पैसा ही पैसा दिखने लगता है और जब बोरोवर्स लोन पे डिफॉल्ट करते हैं तो उसकी वजह से क्राइसिस हो जाता है, जैसा कि सन 2008 में यूएस में हुआ। उसके बाद में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आता है यानी कि सीबीएस। ये ऐसा नेटवर्किंग और ब्रांचेस होता है जो कि कस्टमर्स को इनेबल करता है कि आप अपने अकाउंट्स को ऑपरेट कर सकते हैं, बैंकिंग सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं बैंक की किसी भी ब्रांच से जो कि सीडीएस नेटवर्क में लिस्टेड है। आप कहीं पे भी अपना अकाउंट बनाइए तो कस्टमर सिर्फ आपका ब्रांच का कस्टमर नहीं रह जाता, वो बैंक का कस्टमर हो जाता है। फिर आ जाता है भारतीय महिला बैंक। अब इनिशियली ये जो बैंक है ना, ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ वुमेन के लिए बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे डिपॉजिट्स जो है वो सब लोगों के लिए अलाउ कर दिया गया। भाई अब कोई भी बंदा आके डिपॉजिट कर सकता है, लेकिन जो लैंडिंग है यानी कि जो लोन्स वगैरह है वो अगेन प्रीडोमिनेटली वुमेन को ही दिए जाएंगे। तो अब भारतीय महिला बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में मर्ज करने का डिसीजन ले लिया गया था। कुछ सैलिएंट फीचर्स इसके आ जाते हैं, जैसे बैंक क्या करेगा, डिपॉजिट पे आपका 4.5% इंटरेस्ट देगा सेविंग डिपॉजिट्स पे, ठीक है। कोलैटरल नहीं लेगा ये, क्योंकि ज्यादातर जो टाइटल डीड्स होती है ना वो फैमिली मेंबर्स, मेल फैमिली मेंबर्स के नाम पे होती है, तो वुमेन से ये कोलैटरल नहीं लेगा। इसके साथ साथ ये जो माइक्रो बिजनेसेस होते हैं ना, लाइक कैटरिंग का बिजनेस हो गया, टिफिन सर्विसेज का हो गया, कैशियर्स हो गया, किचन वगैरह को अपग्रेड करने का काम हो गया हाउस होल्ड्स में, ये जनरली वुमेन के द्वारा संभाला जाता है। तो भाई इनको खासकर ये लोग अलैंड करेंगे। इसके साथ साथ बैंक का एम है कि भाई 60,000 करोड़ बिजनेसेस और 775 ब्रांचेस जो है वो 2020 मतलब 2020 से लेके 2025 के बीच में इस्टेब्लिश कर लिया जाए। प्लस ये जो लोन्स है आपके, ये प्राइमरीली वुमेन को दिए जाएंगे। लो कॉस्ट एजुकेशन लोन जो है वो गर्ल्स को दिए जाएंगे। की पोजीशंस आ जाते हैं इंक्लूडिंग ट्रेजरी हेड और सिक्योरिटी हेड जो है वो वुमेन के द्वारा होल्ड की जाएंगी। उसके बाद में आता है भाई हमारा सरफसाई एक्ट 2002। इसको कहा जाता है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, सरफसाई एक्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि पोटेंट टूल के तौर पे वर्क करता है इन द हैंड्स ऑफ बैंक, इसलिए ताकि एनपीएस को रिकवर। तो सरफसाई वो बैंक्स को एम्पावर करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करता है कि भाई आप अपने एनपीएस को बिना किसी कोर्ट्स के इंटरवेंशंस के रिकवर कर सकें। इस एक्ट में 3 अल्टरनेटिव मेथड दिए जाते हैं एनपीएस को रिकवर करने के लिए, जैसे कि एक तो दिया जाता है सिक्योरिटाइजेशन का, एक दिया जाता है असेट रिकंस्ट्रक्शन का, और एक दिया जाता है एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज, है ना, कोर्ट्स का इंटरवेंशन नहीं होता है। आरबीआई की रिपोर्ट जो आई थी ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2012-2013 के हिसाब से बैंक जो है उन्होंने 18,500 करोड़ का जो रुपया है वो सरफेसाई रूप से इस टाइम पीरियड में कवर कर लिया था। एफिशिएंसी के टर्म्स में भी देखा जाए तो ये एक्ट बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्रूव हुआ है देन द डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, जिनको डीआरटीज कहा जाता है, या फिर लोक अदालत के द्वारा जो मेडिएशन होता है वो वाला सिस्टम। फिर आ जाता है लीड बैंक स्कीम। तो 1960s तक क्या था, जो रूरल एरियाज की बैंकिंग नीड्स थी, जनरल और बैकवर्ड एरियाज की अगर बात कर ली जाए, उनको बैंक कमर्शियल बैंक उनका खास ख्याल नहीं रखते थे, है ना। तो हमारी लीड बैंक स्कीम यानी कि एलबीएस इंट्रोड्यूस की गई 1969 में। रिकमेंडेशन किसका था, गडगिल स्टडी ग्रुप की वही रिकमेंडेशन थी। बेसिक आइडिया था एरिया अप्रोच रखना। अब एरिया अप्रोच क्या आता है, एरिया अप्रोच का मतलब होता है टारगेटेड एंड फोकस्ड बैंकिंग, है ना। यानी कि इस स्कीम के अंडर में जो कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं, एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसीआई वगैरह, वो एक लीड बैंक के तौर पे काम करेंगे और बाकी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाते हैं। क्यों, ताकि एफिशिएंट फंक्शनिंग की जा सके, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रैपिड डेवलपमेंट किया जा सके। एक हाई लेवल कमेटी जिसके चेयरमैन आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर उषा थोराट थी, है ना, इसी की मैं बात कर रहा था, उषा थोराट कमेटी के रिकमेंडेशंस की। इसको बनाया गया ताकि इस स्कीम के रिव्यू किया जा सके, रिविटलाइज किया जा सके। इस कमेटी का ओपिनियन ये था कि फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन तभी पॉसिबल है अगर आप नो फ्रिल अकाउंट जो रहते हैं उनकी ओपनिंग पॉसिबल कर दें।
है ना। नो फ्रिल्स एकेडमी नहीं, कर्नल नेहरू वाली, वो नहीं भाई, ठीक है। नो फ्रिल अकाउंट जो बाकी स्पेशलाइज सर्विसेज इसमें इंक्लूडेड है वो इसमें इंक्लूड कर दें। उसकी बात करता है बैंकिंग ऑम्बड्समैन, तो भाई ये तो हमारा अभी रिसेंटली एफकेट में पूछा गया था, मुझे याद आ जाता है क्योंकि एक बच्चे ने मुझसे क्लास में बोला था कि सर ये वाला क्वेश्चन आया था। तो बैंकिंग ऑम्बड्समैन क्या रहता है, ये आ जाती है हमारी एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, जो इंडिया के बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006 के अंडर में फंक्शन करती है। और अथॉरिटी को क्रिएट किया गया था ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिसीजन था, है ना, कि भाई रेजोल्यूशन जो होता है कंप्लेंट्स का, जो भी शिकायतें वगैरह होती हैं, जो कस्टमर्स की जो शिकायतें होती हैं, उन कंप्लेंट्स का रेजोल्यूशन किया जा सके। बैंक से रिलेटेड क्या बोलते हैं कंप्लेंट्स को, है ना, सर्टेन सर्विसेज जो बैंक्स के द्वारा दी जाती है उनसे रिलेटेड। तो 2002 से लेके 2006 तक तकरीबन 36,000 कंप्लेंट जो है उनको बैंकिंग ओम्बड्समैन ने डील किया। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन एक फोरम देते हैं किसको, बैंकिंग कस्टमर्स को देते हैं भाई, है ना। एक्स्ट्रा पैसा काट लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सारी की सारी दिक्कतों का समाधान बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास आता है। आप अपनी मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स को ले जाइए इनके पास में, बैंक्स के अगेंस्ट में। इसमें क्रेडिट कार्ड, सर्विस चार्ज, प्रोमिसेस जो सेल्स एजेंट्स बैंक के देते हैं लेकिन बैंक की तरफ इनको फुलफिल नहीं किया जाता है, डिलीवरी जो बैंक सर्विसेज की उसमें डिले होता है, उन सब से रिलेटेड। तो बैंक कस्टमर्स अब क्या कर सकते हैं, अपनी कंप्लेन कर सकते हैं नॉन पेमेंट के लिए, इनऑर्डिनेट डिले इन पेमेंट या कलेक्शन ऑफ चेक्स टुवर्ड्स बिल्स और रेमिटेंसेस बाय बैंक, ये सब के सब इसमें आ जाते हैं। प्लस नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन नोट्स और कॉइन्स, या फिर चार्जिंग ऑफ कमीशन होता है फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन नोट्स वगैरह, कॉइन्स वगैरह बैंक्स के द्वारा जो किए जाते हैं, इन सारी शिकायतों को आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को कर सकते हैं। फिर आते हैं डीसेप्स, डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। डीसेप्स, आरबीआई ने ये बोला कि भाई हमारा जो एसबीआई है, आईसीसीआई है और उसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक, इनको डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की कैटेगरी में रखा गया है। एसआईबीज का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े बैंक हमारे देश के, ह्यूज कस्टमर बेस होता है, और इनको बोला जाता है टीबीटीएफ। टीबीटीएफ का मतलब होता है टू बिग टू फेल। सिंपल सा मतलब है कि भाई अगर ये फेल हो गए तो फिर इकोनॉमी की लंका लग जाए, ठीक है। ये बहुत ह्यूज कंज्यूमर बेस होता है, ठीक। तो भाई इसीलिए इनको फेल नहीं होने देना है, गवर्नमेंट इनकी पूरी पूरी हेल्प करती। उसके बाद में थर्ड लास्ट आता है भाई हमारा एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक का मतलब है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, ठीक है। ये टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन्ड है, 1982 में सेटअप किया गया था फॉर फाइनेंसिंग, फैसिलिटेटिंग एंड प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। एग्जिम बैंक क्या करता है, लाइन ऑफ क्रेडिट एलओसी किसको देता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देता है, ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, है ना। जो इंडिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाहर काम कर रहे हैं उनको भी देता है, जो बाहर के इंडिया में काम करना चाहते हैं उनको भी देता है। रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स आ जाते हैं भाई हमारे, आरडीबीज आ जाते हैं, सोवरेन गवर्नमेंट्स आ जाती है, बाकी एंटिटीज जो बाहर काम कर रही हैं, ठीक है। तो एग्जिम बैंक क्या करते हैं, बायर्स को इनेबल भी करते हैं इन कंट्रीज में कि वो डेवलपमेंट को इंपोर्ट कर सके इंडिया तक, इंफ्रास्ट्रक्चर को, इक्विपमेंट को, गुड्स एंड सर्विसेज को, जो इंडिया की इंडिया से डिफर्ड क्रेडिट टर्म्स पे ले सकते हैं। यानी कि बाहर के लोग भी इंडिया से पैसा ले सकते हैं एग्जिम बैंक के थ्रू, और इंडिया के जो लोग हैं बाहर काम कर रहे हैं वो भी ले सकते हैं। मतलब इंडिविजुअल नहीं, इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बैंक ऑल्सो फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन कंपनीज अब्रॉड फॉर सेटिंग अप ज्वाइंट वेंचर, सब्सिडरीज या फिर ओवरसीज एक्विजिशन भाई इंडिया के लोग कर रहे हैं। उसके बाद में आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड। तो सेंटर ने 4 मेंबर का इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBIB सेटअप किया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA के अंडर में आ जाता है। मेन एक्टिविटी IBBI का रहता है टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज और इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, जो कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंडर में आ जाती है। यानी कि जो दिवालिया घोषित करते हैं ना लोग खुद को, क्या बैंकरप्ट घोषित करते हैं, उसकी सारी चीजें इसके अंडर आ जाती है, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, PSLCS। आरबीआई ने PSL सर्टिफिकेट्स की ट्रेडिंग को भी परमिट कर दिया है कि भाई इसको भी इश्यू किया जा सकता है, ट्रेडिंग की जा सकती है ना। जबकि बैंक क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे क्रेडिट्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं अपनी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। अब नेक्स्ट बात करेंगे भाई आरबीआई की। तो सेंट्रल बैंक जो रहता है वो रहता है अपेक्स, यानी कि सुप्रीम इंस्टीट्यूशन इन द
बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, ये एक लीडिंग रोल प्ले करता है इन ऑर्गेनाइजिंग, रनिंग, सुपरवाइजिंग, रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, है ना। इसकी एक्टिविटीज बहुत एसेंशियल होती हैं ताकि इकोनॉमी प्रॉपर फंक्शन कर सके। तकरीबन सारी कंट्रीज जो वर्ल्ड की होती है उनके पास एक सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया के सेंट्रल बैंक को बोला जाता है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एपेक्स मॉनिटरी और बैंकिंग अथॉरिटी है इंडिया में। इसको अप्रैल 1 1935 में अंडर द प्रोविजंस ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में इसको बनाया गया था। इनिशियली ये एक प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक कहलाता था, ठीक है। इसको नेशनलाइज किया गया जनवरी 1 1949 को, और बहुत ज्यादा पावर्स दी गई। एग्जीक्यूटिव हेड को गवर्नर कहा जाता है और इसके हेडक्वार्टर जो है वो आ जाता है हमारा मुंबई, ठीक है। अब आरबीआई के फंक्शंस की बात करें तो छोटे मोटे फंक्शंस को पहले हम देख लेते हैं, फिर उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे नोट्स की प्रिंटिंग करना, सोल ऑटोनॉमी होती है इनके पास। इस चीज की सोल ऑटोनॉमी होती है कि भाई हम जो है वो नोट्स को छाप सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ऑटोनॉमी होती है कि वो कॉइन्स की मेंटेन कर सके और 1 रुपए के नोट्स को छाप सके। बाकी सारे आरबीआई करती है, ठीक है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के डिपॉजिट अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट भी करते हैं एज ए मेंबर, ठीक है, आईएमएफ के मेंबर के तौर पे और वर्ल्ड बैंक के मेंबर के तौर पे। ये कस्टडियन होते हैं कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स के एंड रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज भी आ जाती है ना। कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट भी इनके पास रखे रहते हैं। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, यानी कि कमर्शियल बैंक्स हमारे आते हैं आरबीआई के पास अगर उनको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत होती है। सेंट्रल क्लियरेंस एंड अकाउंट सेटलमेंट, यानी कि आरबीआई क्या करता है, कैश रिजर्व्स को रखता है, ठीक है, कमर्शियल बैंक से, और उनको रीडिस्काउंट क्या बोलते हैं, मतलब रीडिस्काउंट देता है भाई इनके बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस पे इजीली। क्रेडिट कंट्रोल की बात की जाए तो ये मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में हमारी, उसको भी देख के चलता है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल करता है, जो मैंने आपको बताया था, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट वगैरह वगैरह। उसके बाद में बैंक्स ऑफ इशू वाले अगर इसके फंक्शन को देखें तो सेंट्रल बैंक बैंक ऑफ इशू की तरह काम करता है, यानी कि नोट्स इशू करने के मामले में इसकी रहती है मोनोपोली, है ना। ज्यादातर कंट्री में सेंट्रल बैंक जो रहता है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज को नोट्स के इशू के अगेंस्ट में रखता है कि भाई इतना गोल्ड है तो आप इतने ही पैसे छाप सकते हैं। ऐसा एक सर्टेन काम किया जाता है जो आईएमएफ की मेंबर कंट्रीज रहती हैं। अब क्या होता है कि भाई एक्सक्लूसिव पावर जो नोट्स इशू की है सेंट्रल बैंक को इसीलिए दी गई है ताकि भाई सबसे पहले तो नोट इशू करने के मामले में यूनिफॉर्मिटी आ जाए। अलग अलग बॉडीज कर रही है तो नोट्स अलग अलग तरीके से छापे जा सकते हैं, तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए नोट इशू करने के मामले में ताकि नोट्स वाइडली एक्सेप्ट किए जाएं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और ये डिस्टिंक्टिव प्रेस्टीज भी देती है कि भाई आपका करेंसी में टोटली फेथ है। सेंट्रल बैंक को इनेबल करती है कि भाई बैंक मनी के ऊपर वो एक इफेक्टिव कंट्रोल जो है वो कर सके, जो कि क्रिएट किए जाते हैं। प्लस ये इनेबल करते हैं गवर्नमेंट को कि भाई आप मनी सप्लाई को इकोनॉमी में सुपरवाइज कर सके, कंट्रोल कर सके, क्योंकि पैसा तो भाई आरबीआई के थ्रू ही जा रहा है, पैसा लेने के काम भी आरबीआई ही कर लेती है। सेंट्रल बैंक सारी कंट्रीज में एक बैंकर, फिजिकल एजेंट, एडवाइजर टू द गवर्नमेंट की तरह काम करते हैं। बैंकर टू द गवर्नमेंट के तहत देखा जाए तो सेंट्रल बैंक हमेशा वही फंक्शंस परफॉर्म करता है जो कि कमर्शियल बैंक कस्टमर्स के लिए करते हैं। कमर्शियल बैंक कस्टमर्स के लिए जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वही सेम फंक्शन आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट के लिए करता है ना। गवर्नमेंट इसकी ग्राहक ही है। तो सेंट्रल बैंक के पास गवर्नमेंट का या फिर बाकी बैंक्स का देखा जाए तो भाई कैश का डिपॉजिट भी आता है, ठीक है, चेक्स का डिपॉजिट आता है, ड्राफ्ट का डिपॉजिट आता है, कैश डिसइंबर्समेंट का पैसा आता है, और ये पेमेंट करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। शॉर्ट पीरियड जो लोन्स होते हैं भाई वो भी देती है गवर्नमेंट को। फॉरेन करेंसीज को खरीदने का बेचने का काम, यानी कि फॉरेक्स से रिलेटेड काम भी इन्हीं का रहता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। और फिजिकल एजेंट के तौर पे देखा जाए तो ये गवर्नमेंट का जो पब्लिक डेब्ट होता है उसको भी मैनेज करती है, नए लोन्स को गवर्नमेंट के बिहाफ पर इशू करती है, सब्सक्रिप्शन रिसीव करती है उन लोन्स का, उनकी इंटरेस्ट का पेमेंट करती है, फाइनली उन लोन्स को रिपे करने का काम भी करती है ना। और ये गवर्नमेंट के एजेंट के तौर पे काम करती है इन इन्फोर्सिंग फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, ठीक है। सेंट्रल बैंक फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट की तरह काम करती है। ये गवर्नमेंट को एडवाइस करती है ऑन ऑल फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स एंड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। ऐसी
क्या बोलते हैं, जैसे कि मतलब कंट्रोल हो गया आपका इन्फ्लेशन से रिलेटेड, डिफ्लेशन से रिलेटेड, डिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी, डेफिसिट फाइनेंसिंग, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी वगैरह, ये सब इसके अंडर में आ जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है बैंकर टू द बैंक का, यानी कि सेंट्रल बैंक की रिलेशनशिप जो कमर्शियल बैंक्स के साथ रहती है, यानी कि आरबीआई की जो रिलेशनशिप है वो कमर्शियल बैंक्स के साथ वही रहती है जो कि कमर्शियल बैंक्स की जनरल पब्लिक के साथ रहती है ना। तो बैंकर्स बैंक के तौर पे सेंट्रल बैंक क्या करता है, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, यानी कि कस्टडियन रहता है कैश रिजर्व्स का, जो भाई आपका कमर्शियल बैंक्स का रहता है, बाकी बैंक्स का उसके पास जमा रहता है। प्लस कमर्शियल बैंक्स स्टेचुटरी ऑब्लिगेशंस में रहते हैं कि भाई अपने एक डिपॉजिट का पार्ट वो आरबीआई के पास रखेंगे, है ना, सेंट्रल बैंक के पास रखेंगे। तो सेंट्रल बैंक उनको क्रेडिट, खासकर शॉर्ट टर्म क्रेडिट और कमर्शियल बैंक्स वगैरह को प्रोवाइड कराता है। प्लस उनको गाइडेंस और डायरेक्शन भी देता है अपनी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए। कमर्शियल बैंक्स जनरली कमर्शियल बैंक्स को पॉलिसीज जो रहती हैं, अपनी पॉलिसीज को कुछ इस तरीके से बनाना पड़ता है जैसे डायरेक्शंस और गाइडलाइंस उनको सेंट्रल बैंक ने दी हो। नेक्स्ट आ जाता है कस्टडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो भाई सारे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जो किसी कंट्री के होते हैं वो सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के थ्रू होते हैं। तो आरबीआई क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज की रिसीट, है ना, रिसीट के साथ साथ उनकी जो पेमेंट्स होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है, यानी कि स्टेबिलिटी मेंटेन करता है एक्सचेंज रेट की। और इस पर्पस के लिए वो फॉरेन करेंसीज को खरीदने का और बेचने का काम करता है इन द मार्केट, ताकि फ्लक्चुएशंस को मिनिमाइज किया जा सके फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के रिगार्डिंग में। और इसके साथ साथ एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट के द्वारा बताए जाते हैं उनको भी टाइम टू टाइम इन्फोर्स करवाता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, कमर्शियल बैंक्स के पास जब उनके सारे रिसोर्सेज हो जाते हैं खत्म, है ना, और उनको चाहिए होते हैं फंड्स, तो वो जाते हैं आरबीआई के पास फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट की कैपेसिटी में सेंट्रल बैंक क्या करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रीजनेबल फाइनेंशियल असिस्टेंस कमर्शियल बैंक्स को देता है, डिस्काउंट हाउसेस को, बिल ब्रोकर्स को और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। तो सेंट्रल बैंक ऐसे इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल स्ट्रेसेस के टाइम में मदद देता है और उनको अप्रूव सिक्योरिटीज डिस्काउंटिंग देता है उस पर, और कोलेटरल लोन्स और एडवांसेस वगैरह देता है। क्लियरिंग हाउस पर सेटलमेंट ऑफ म्यूचुअल बैंक्स आ जाता है। एवरी डे द कस्टमर्स ऑफ डिफरेंट बैंक्स, है ना, देखो भाई अलग अलग बैंक्स के कस्टमर्स क्या करते हैं, चेक उनके अपने अकाउंट में ड्रॉ करते हैं कि भाई तुम मेरे अकाउंट से के पैसा ले लो। कस्टमर 1 क्या करता है, कस्टमर 2 से बोलता है भाई ये रहा चेक, तुम जाके इससे पैसा निकाल लो। तो इससे क्या होता है कि इन क्लेम्स को सेटल करने की एक नीड अराइज हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि भाई ये कस्टमर का कमर्शियल बैंक ए है, इसका बी है। तो होता क्या है कि कमर्शियल बैंक्स अपने कैश रिजर्व रखते हैं आरबीआई के पास में, है ना। तो वो क्या करते हैं कि भाई इसको आरबीआई के अंदर ही सेटल करवा लेते हैं, यानी कि इट इज इजियर एंड कन्वीनियंट कि भाई अपने जो क्लेम्स हैं उनको सेटल आरबीआई के जो रिजर्व्स उनके रखे हुए हैं उसी में कर लें वो, है ना। तो भाई एक दूसरे की एंट्री जो ट्रांसफर एंट्रीज होती है वो सेंट्रल बैंक के पास उनके अकाउंट्स मेंटेन किए गए उसमें ही करवा लेते हैं। तो फॉर ट्रांसफर एंड सेटलमेंट ऑफ म्यूचुअल क्लेम्स ऑफ बैंक, सेंट्रल बैंक उनको क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है बड़ी सिटीज में और ट्रेड सेंटर्स में। ये जनरली बड़े बड़े अकाउंट्स के लिए किया जाता है ना। तो एक सिंपल कन्वीनियंट टाइम सेविंग और इकोनॉमिकल डिवाइस है ताकि कमर्शियल बैंक एक दूसरे के चीजों को सेटल कर सके। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट की बात देखी जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन सेंट्रल बैंक का आ जाता है टू कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक पैसा कहाँ कहाँ मार्केट में बिखेर रहे हैं इसको कंट्रोल करने का काम इनका है, क्योंकि जो क्रेडिट मनी या फिर बैंक मनी रहता है ये डोमिनेंट फॉर्म ऑफ मनी जो प्रेजेंट रहता है, ये एजेंशियल होता है कि भाई क्रेडिट की सप्लाई को रेगुलेट किया जाए, है ना, ताकि इकोनॉमी की स्मूथ फंक्शनिंग इंश्योर की जा सके। तो इस पर्पज के लिए आरबीआई क्या करता है, कुछ आपके क्वांटिटेटिव मेथड हो गए और कुछ आपके क्वालिटेटिव मेथड्स हो गए, इनको यूज करता है क्रेडिट कंट्रोल के मेथड्स के तौर पे, है ना। क्वांटिटेटिव मेथड्स हमारे जो होते हैं वो कॉस्ट और अवेलेबिलिटी जो क्रेडिट की होती है उसको देखते हैं, जबकि क्वालिटेटिव मेथड्स क्या करते हैं कि भाई क्रेडिट कहाँ जाना चाहिए उसकी डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सेकेंड लास्ट पे हमारा आ जाता है प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शंस। तो एक डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया, इसमें सेंट्रल बैंक ना तो आपके सिर्फ ट्रेडिशनल फंक्शंस को फॉलो करता है, लेकिन ट्रेडिशनल फंक्शंस को फॉलो करने के साथ साथ ये हमारे बहुत वेरियस प्रमोशनल और डेवलपमेंटल फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। इसमें से कुछ हमारे प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल, इसमें हमारे कुछ मेन आ जाते हैं, लाइक इसको
स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम जो हमारा देश का होता है वो बनाना होता है ना, उसको डेवलप करना होता है, प्रमोट करना होता है। इस पर्पस के लिए ये लिबरल और चीप रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटीज कमर्शियल बैंक्स को देते हैं, वेरियस टाइप का कंसेशन देते हैं देश में सिस्टम्स बनाने के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक डेवलपमेंटल बैंक्स आ जाते हैं, इनको इन्वेस्टमेंट फंड्स देते हैं ताकि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और बाकी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी तक ये पैसा पहुंचा सके। प्लस मनी और कैपिटल मार्केट जो देश में होता है उसका डेवलपमेंट भी करवाते हैं। एप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी को परस्यू करते हैं ताकि प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, और अवेयरनेस क्रिएट करवाते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में, अच्छे खासे फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस के बारे में, और कि भाई कस्टमर डिजिटल प्रोसेसेस को अपनाए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वगैरह वगैरह। इन दी एंड पब्लिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन में आ जाता है कि सेंट्रल बैंक पीरियडिकल इकोनॉमिकल और स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन जो है उसको कलेक्ट करवाता है ना, जो कि इकोनॉमी के डिफरेंट एक्सपर्ट्स के साथ डील करते हैं और पीरियडिकल रिपोर्ट्स को पब्लिश भी करता है। इससे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इकोनॉमी की फंक्शनिंग के बारे में पता चलती है। गवर्नमेंट को भी इनेबल इस तरीके से किया जाता है कि भाई वो इसी हिसाब से इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाए और एक अच्छा खासा इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश में करे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी तो हमारे एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दीज वीडियोस एंड सीएपीएफ एसी का नया बैच आने वाला है, एक दो दिनों के अंदर इसकी इन्फॉर्मेशन मैं डालने वाला हूँ, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तकरीबन 5 महीने का कोर्स होगा ये, वो पेपर 1 एंड पेपर 2 कंबाइन। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद टू यू ऑल।